नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार आर के स्टडी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में आप देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रैक्टिस सेट 3। तो प्रैक्टिस सेट 3 जो बिना विकल्प के डायरेक्ट आंसर होगा। इस प्रैक्टिस सेट में 50 प्रश्न होंगे। तो आइए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न से। तो चलिए पहला प्रश्न को देख लेते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि इस प्रैक्टिस सेट में बेरोजगारी और आर्थिक नियोजन से संबंधित प्रश्न होंगे। तो सबसे पहले बेरोजगारी से प्रश्न और उत्तर को देखिए। तो पहला प्रश्न है, भारत में बेरोजगारी संबंधी आंकड़े किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो भारत में बेरोजगारी संबंधी आंकड़े किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो आंसर होगा NSSO। सबसे पहले जान लेते हैं कि बेरोजगारी कहते किसे हैं। तो बेरोजगारी की परिभाषा पहले जान लीजिए कि श्रम बल के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति जिसे न्यूनतम वेतन पर भी काम नहीं मिलता है उसे बेरोजगार कहते हैं। तो भारत में बेरोजगारी संबंधी आंकड़े को NSSO जारी करता है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी किया जाता है। दूसरा प्रश्न पर चलते हैं, भारत में बेरोजगारी कितने प्रकार की होती है? देखिए भारत में बेरोजगारी कितने प्रकार के हैं? तो 2 प्रकार के याद रखेंगे। पहला शहरी बेरोजगारी और दूसरा ग्रामीण बेरोजगारी। शहरी बेरोजगारी और ग्रामीण बेरोजगारी। चलिए तीसरा प्रश्न पर चलते हैं। तीसरा प्रश्न को देखते हैं, शहरी क्षेत्रों में मुख्य रूप से कितने प्रकार के बेरोजगारी पाया जाता है? देखिए शहरों में बेरोजगारी अलग तरह के होते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी अलग ही प्रकार के पाए जाते हैं। तो शहरों में अधिकांशतः जो बेरोजगारी होता है वो 2 तरह से मिलते हैं, औद्योगिक बेरोजगारी और शिक्षित बेरोजगारी मिलता है। औद्योगिक क्षेत्र में जो बेरोजगार हैं उनको औद्योगिक और शिक्षित बेरोजगारी तो शहरों में ज़्यादा और ग्रामीण क्षेत्रों में कम मिलते हैं। तो चलिए चौथा प्रश्न पर चलते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में कितने प्रकार के बेरोजगारी पाया जाता है? तो यहाँ देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में 2 प्रकार के बेरोजगारी है। पहला प्रच्छन्न बेरोजगारी और दूसरा मौसमी बेरोजगारी। देखिए यहाँ प्रच्छन्न बेरोजगारी को छिपी हुई बेरोजगारी भी कह सकते हैं और प्रच्छन्न बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में ज़्यादा पाया जाता है। यदि कृषि क्षेत्र में देखा जाए तो एक किसान को 1 बीघा ज़मीन है और उस किसान परिवार में 10 व्यक्ति हैं काम करने वाले, तो उस 1 बीघे ज़मीन में यदि 3 आदमी मिल कर के उस 1 बीघे ज़मीन में अच्छे से खेती कर लेते हैं तो बाकी 7 व्यक्ति ऐसे ही लगे रहते हैं। अगर उन्हें हटा भी दिया जाए तो किसान के खेती पर और उसके उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ऐसे बेरोजगार व्यक्ति को प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं, छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। उन्हें वहाँ से काम से हटा देने से उसके उत्पादन पर कोई प्रभाव न पड़ेगा। तो ऐसे प्रच्छन्न बेरोजगारी उसी को कहते हैं। और यह मौसमी बेरोजगारी, मौसम के अनुसार कृषि क्षेत्र में, गाँव में, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि की प्रधानता होती है तो मौसमी बेरोजगारी भी ज़्यादा पाया जाता है। मौसम के अनुसार काम मिलना, खेती का मौसम है, कृषि कार्य करने का मौसम है तो काम मिलता है और रोपने के बाद जब बैठ जाते हैं किसान तो बेरोजगार ही बैठते हैं और पुनः कटनी का टाइम होता है, फसल को काटते हैं तो काम उन्हें मिल जाता है और पुनः जब काम नहीं रहता है तो ऐसे ही बैठे बेरोजगार रहते हैं। तो ये मौसम के अनुसार बेरोजगारी होता है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में ये प्रच्छन्न और मौसमी बेरोजगार ज़्यादा मिलते हैं। चलिए 5वां प्रश्न पर चलते हैं, अर्थव्यवस्था में चक्रीय उतार चढ़ाव के कारण कौन सा बेरोजगारी उत्पन्न होता है? तो आंसर होगा
चक्रीय बेरोजगारी। तो चक्रीय बेरोजगारी को पहले समझते हैं कि चक्रीय बेरोजगारी क्या है। तो चक्रीय बेरोजगारी अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव होता है। यदि अर्थव्यवस्था में आर्थिक मंदी हो तो रोजगार से वंचित कर दिए जाते हैं, और आर्थिक तेज़ी हो, काम में अगर तेज़ी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार में लगा दिए जाते हैं, और पुनः यदि मंदी का दौर हो तो रोज़गार से हटा दिए जाते हैं। तो ऐसे चक्र चलते रहता है वर्ष भर, तो उसे चक्रीय बेरोजगारी के अंतर्गत रखा जाता है। तो याद रखेंगे, अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव के कारण जो बेरोजगारी उत्पन्न होता है उसे चक्रीय बेरोजगारी कहा जाता है। तो छठा प्रश्न पर चलते हैं। 8 घंटे प्रतिदिन काम करने के साथ 273 दिन कार्य करने को क्या कहा जाता है? तो ये एक स्टैंडर्ड वर्ष कहा जाता है। काम का जो स्टैंडर्ड वर्ष है 8 घंटे प्रतिदिन काम करना, और 273 वर्ष में 273 दिन कार्य करने को स्टैंडर्ड वर्ष कहा जाता है। तो चलिए 7वां प्रश्न पर चलते हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE एक प्रमुख सूचना कंपनी है जिसकी स्थापना कब हुआ था? तो देखिए, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की स्थापना 1976 में किया गया था। 1976 को याद रखेंगे, 1976। चलिए 8वां प्रश्न पर चलते हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का मुख्यालय कहाँ है? देखिए, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की स्थापना तो 1976 में हुआ था, लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय मुंबई में है। मुंबई को याद रखेंगे। 9वां प्रश्न पर चलते हैं। गरीबी सूचकांक दुख सूचकांक का आविष्कार किसने किया? देखिए, गरीबी सूचकांक किसने दिया? तो होगा ओकुन। ओकुन को याद रखेंगे। गरीबी सूचकांक देने वाले व्यक्ति ओकुन थे, तो ये ओकुन को याद रखेंगे। चलिए 10वां प्रश्न पर चलते हैं। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना कब और किस मंत्रालय द्वारा आरंभ की गई? तो यह प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना फरवरी 2019 में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा योजना चलाया गया है। श्रम योगी मानधन योजना को याद रखेंगे, फरवरी 2019 में चलाया गया था, और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय इसे चलाया था। तो चलिए 11वां प्रश्न पर चलते हैं। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना एक कैसी योजना है? प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना एक कैसी योजना है? तो आंसर होगा, यह असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए एक पेंशन योजना है। असंगठित क्षेत्र, देखिए संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र 2 क्षेत्र हैं। तो ये असंगठित क्षेत्रों में श्रमिकों के लिए एक पेंशन योजना है। संगठित क्षेत्रों में काम का जो सामाजिक सुरक्षा का अभाव होता है, यहाँ मजदूरों को, श्रमिकों को काम के प्रति कोई घंटा लिमिट नहीं होता है, सामाजिक सुरक्षा का भी अभाव होता है, पेंशन का अभाव होता है। तो ऐसे स्थिति में इनके लिए पेंशन की व्यवस्था करना श्रम योगी मानधन योजना के तहत किया जाता है। तो चलिए 12वां प्रश्न पर चलते हैं। अटल पेंशन योजना कब शुरू किया गया था? देखिए, अटल पेंशन योजना बहुत ही विख्यात पेंशन योजना चलाया गया था, अटल पेंशन योजना। और इस पेंशन योजना के तहत देखिए, यह पेंशन योजना की शुरुआत 9 मई 2015 में चलाया गया था। यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चलाए थे। तो अटल पेंशन योजना की शुरुआत 9 मई 2015 याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 13वां प्रश्न पर चलते हैं। अटल पेंशन योजना में कितने वर्ष से कितने वर्ष तक के व्यक्ति शामिल हो सकते हैं? देखिए, इस पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष होना चाहिए। तो 18 से 40 वर्ष की योजना, 18 से 40 वर्ष की उम्र में यह योजना आप ले सकते हैं, अटल पेंशन योजना का लाभ ले सकते हैं।
14वां प्रश्न पर चलते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम का शुभारंभ कब किया गया था? तो प्रधानमंत्री पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम का शुभारंभ कब किया गया था? तो 16 अक्टूबर 2014 को किया गया था। 16 अक्टूबर 2014 याद रखेंगे। तो चलिए 15वां प्रश्न। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को कब केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई थी? यहाँ देखिए, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी 20 मार्च 2015 को दिया गया था और शुरुआत इस योजना की शुरुआत 15 जुलाई 2015 को हुआ था। तो 20 मार्च 2015 को याद रखेंगे और शुभारंभ डेट है 15 जुलाई 2015। तो चलिए 16वां प्रश्न पर चलते हैं। विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 15 जुलाई। 15 जुलाई को याद रखेंगे। तो चलिए 17वां प्रश्न पर चलते हैं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना प्रारंभ कब और किन 2 कार्यक्रमों के विलय के पश्चात की गई थी? तो देखिए, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना का प्रारंभ कब और किन 2 कार्यक्रमों के विलय के पश्चात की गई थी? तो आंसर होगा 15 अगस्त 2008 में ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम एवं प्रधानमंत्री रोजगार योजना दोनों मिला करके किया गया था। तो चलिए 18वां प्रश्न पर चलते हैं। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना का क्रियान्वयन किस मंत्रालय द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि EPFO, देखिए EPFO के माध्यम से किया जा रहा है? तो आंसर होगा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। 19वां प्रश्न पर चलते हैं। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत कितने रुपये प्रति माह से कम आय अर्जित करने वाले कर्मचारियों को शामिल किया गया है? देखिए, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत कितने रुपये प्रति माह से कम आय अर्जित करने वाले कर्मचारियों को शामिल किया गया है? तो 15,000 रुपये। देखिए, मिनिमम 15,000 रुपया होना चाहिए। 15,000 रुपया। तो चलिए 20वां प्रश्न पर चलते हैं। गरीब कल्याण रोजगार अधिनियम कब और किसके द्वारा आरंभ किया गया? गरीब कल्याण रोजगार अधिनियम कब और किसके द्वारा आरंभ किया गया? तो आंसर होगा 20 जून 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा यह योजना की शुरुआत किया गया था। गरीब कल्याण रोजगार अधिनियम की शुरुआत किया गया था 20 जून 2020 में। तो चलिए 21वां प्रश्न पर चलते हैं। गरीब कल्याण रोजगार अधिनियम का शुभारंभ 20 जून 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कहां से किया गया था? देखिए, गरीब कल्याण रोजगार अधिनियम का शुरुआत 20 जून 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। और यह योजना की शुरुआत देखिए कहां से? तो आंसर होगा ग्राम तेलिहार, ब्लॉक बेलदौर, जिला खगड़िया, बिहार से किया गया था। ग्राम तेलिहार, ब्लॉक बेलदौर, जिला खगड़िया, बिहार से किया गया था। तो चलिए 22वां प्रश्न पर चलते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी का समानतः क्या अर्थ है? देखिए, प्रच्छन्न बेरोजगारी जिसे छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है श्रमिकों का सीमांत उत्पादकता शून्य है। जहाँ श्रमिकों का सीमांत उत्पादकता शून्य होगा वहाँ पर प्रच्छन्न बेरोजगारी होगा। अर्थात कहने का अर्थ है कि श्रमिकों को उसके काम से अगर निकाल भी दिया जाए, श्रमिकों की छटनी भी कर दिया जाए, तो उसके उत्पादन पर कोई प्रभाव यदि नहीं पड़ता है तो ऐसे स्थिति में उसे प्रच्छन्न बेरोजगारी के श्रेणी में रखेंगे। तो चलिए 23वां प्रश्न पर चलते हैं। वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहा जाता है? तो वैसे व्यक्तियों को समान स्थिति में बेरोजगारी कहते हैं, समान स्थिति में बेरोजगारी। चलिए 24वां प्रश्न। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत एक वर्ष में कितने दिनों के लिए रोजगार की गारंटी दी जाती है? तो यहाँ देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार
गारंटी योजना के अंतर्गत, मनरेगा के अंतर्गत एक वर्ष में 100 दिन के लिए, देखिए आंसर होगा 100 दिन के लिए रोजगार की गारंटी यह योजना है, 100 दिन का आंसर होगा 100 दिन। चलिए 25वां प्रश्न पर चलते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम अन्य रोजगार कार्यक्रमों से अलग क्यों है? देखिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम अन्य रोजगार कार्यक्रमों से अलग क्यों है? तो आंसर होगा क्योंकि यह रोजगार की एक योजना न होकर कानूनी व्यवस्था है। तो यह इसमें कानूनी व्यवस्था है कि 100 दिन तक रोजगार मिलना ही चाहिए, यदि नहीं मिलता है तो भत्ता दिया जाएगा। 26वां प्रश्न पर चलते हैं। स्वावलंबन योजना किस उद्देश्य की पूर्ति करती है? स्वावलंबन योजना किस उद्देश्य की पूर्ति करती है? तो आंसर होगा यहाँ पर महिलाओं के प्रशिक्षण एवं कौशल प्रदान करना। स्वावलंबन योजना महिलाओं के प्रशिक्षण एवं कौशल प्रदान करता है। तो चलिए 27वां प्रश्न पर चलते हैं। भारत की आर्थिक नियोजन की पहली रूपरेखा का प्रस्ताव कब और किसके द्वारा दी गई थी? तो देखिए 27वां प्रश्न आर्थिक नियोजन से संबंधित था। अब तक जो 26 प्रश्न दिखे वो बेरोजगारी से संबंधित था, और इस प्रैक्टिस सेट में 27वां प्रश्न आर्थिक नियोजन चैप्टर से है। तो आर्थिक नियोजन चैप्टर से लिया गया है। तो 27वां प्रश्न देखिए, भारत के आर्थिक नियोजन की पहली रूपरेखा का प्रस्ताव कब और किसके द्वारा दी गई थी? तो आर्थिक नियोजन की रूपरेखा सबसे पहले 1934 में सर एम विश्वेश्वरैया द्वारा रूपरेखा तैयार किया गया था। भारतीय आर्थिक नियोजन की पहली रूपरेखा 1934 में सर एम विश्वेश्वरैया द्वारा तैयार किया गया था। चलिए 28वां प्रश्न पर चलते हैं। प्लान इकोनॉमी ऑफ इंडिया के लेखक कौन थे? तो प्लान इकोनॉमी ऑफ इंडिया के लेखक सर एम विश्वेश्वरैया थे। एम विश्वेश्वरैया को याद रखेंगे। चलिए 29वां प्रश्न, फिक्की प्रस्ताव कब आया? फिक्की प्रस्ताव कब आया? तो फिक्की प्रस्ताव 1934 में आया था, 1934। 30वां प्रश्न, गांधीवादी योजना को कब और किसने प्रस्तुत किया? देखिए गांधीवादी योजना का प्रस्ताव 1944 में श्रीमन नारायण के द्वारा लाया गया था। 1944 में गांधी योजना। 31वां प्रश्न देखिए, जन योजना को प्रस्तुत कब और किसने किया था? तो जन योजना को एम.एन. राय द्वारा 1945 में किया गया था। जन योजना को लाया गया था एम.एन. राय द्वारा 1945 में। 32वां प्रश्न पर चलते हैं। सर्वोदय योजना कब और किसके द्वारा गठित किया गया था? तो देखिए यहाँ सर्वोदय योजना की शुरुआत 1950 में जयप्रकाश नारायण और विनोबा भावे के द्वारा किया गया था। सर्वोदय योजना 1950 में जयप्रकाश नारायण और विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था। तीसवां प्रश्न पर चलते हैं। योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था? देखिए योजना आयोग का स्थापना 1950 में किया गया था। 1950 योजना आयोग की स्थापना। चलिए 34वां प्रश्न पर चलते हैं। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? देखिए योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। तो प्रथम जब योजना आयोग का गठन हुआ था उस समय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इसलिए योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो चलिए राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में किया गया था। योजना आयोग की स्थापना 1950 में और राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में। और ये दोनों का अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद के प्रथम बैठक कब और किसकी अध्यक्षता में
किया गया। देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद की प्रथम बैठक कब हुई और किसकी अध्यक्षता में? तो आंसर होगा 8-9 नवंबर 1952 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। तो जवाहरलाल नेहरू को याद रखेंगे, 8-9 नवंबर 1952। चलिए 37वां प्रश्न पर चलते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था? देखिए यहाँ प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था? देखिए, योजना आयोग के गठन 1950 में हुआ था और ये योजना आयोग पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की है प्रथम पंचवर्षीय योजना से। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 से 56 तक चला था। 1951 में शुरू हुआ और 56 तक चला। तो 1951 से 56 प्रथम पंचवर्षीय योजना को याद रखेंगे। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और अक्सर ऐसे प्रश्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? तो आंसर होगा हेरोल्ड-डोमर मॉडल। हेरोल्ड-डोमर मॉडल। तो हेरोल्ड-डोमर मॉडल प्रथम पंचवर्षीय योजना। 39वां प्रश्न पर चलते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस चीज़ की प्राथमिकता दी गई थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्राथमिकता दिया गया था। कृषि को याद रखेंगे। देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना 51 से 56 तक रहा, जो हेरोल्ड-डोमर मॉडल पर आधारित था। और इस योजना में प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्राथमिकता दिया गया था। चलिए 40वां प्रश्न पर चलते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना प्रथम पंचवर्षीय योजना के समाप्ति के बाद शुरुआत हुआ था। तो 56 से 61 में तक चला था। देखिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना 56 से 61 तक चला था। तो 56 से 61 को याद रखेंगे। 41वां प्रश्न पर चलते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित था। पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था द्वितीय पंचवर्षीय योजना। तो चलिए 42वां प्रश्न पर चलते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस चीज़ की प्राथमिकता दी गई थी? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग के विकास की प्राथमिकता था। उद्योग के विकास को याद रखेंगे। उद्योग, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग को प्राथमिकता दिया गया था। 43वां प्रश्न पर चलते हैं। राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर लौह इस्पात कारखाना का स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? तो देखिए, राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर लौह इस्पात कारखाना की स्थापना किया गया था। तो किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था? तो आंसर होगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर लौह इस्पात कारखाना की स्थापना किया गया था। चलिए 44वां प्रश्न पर चलते हैं। तृतीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला? देखिए, तृतीय पंचवर्षीय योजना के 1961 से 66 तक चला था। 1961 से 66। देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना 51 से 56, द्वितीय 56 से 61 और तृतीय 61 से 66 तक। तो 61 से 66 याद रखेंगे। 45वां प्रश्न देखते हैं। तृतीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? तो देखिए, तृतीय पंचवर्षीय योजना सैंडी चक्रवर्ती और महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना को याद रखेंगे कि तृतीय पंचवर्षीय योजना सैंडी चक्रवर्ती और महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। 40वां प्रश्न पर चलते हैं। तृतीय पंचवर्षीय योजना में किस चीज़ की प्राथमिकता दी गई थी? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना। तृतीय पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता दी अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना। 47वां प्रश्न पर चलते हैं। तृतीय पंचवर्षीय योजना क्यों असफल रहा? तो देखिए, तृतीय पंचवर्षीय योजना प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजना तो सफल रहा पूर्ण रूप से, लेकिन तृतीय पंचवर्षीय योजना असफल हो गया। और इसकी असफलता के कारण था 1962 में भारत चीन युद्ध।
इस योजना के दौरान 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ। साथ ही 1965 में भारत और पाकिस्तान युद्ध हुआ और 1965-66 के दौरान सूखा भी देश में पड़ा। तो सूखा के कारण भी तृतीय पंचवर्षीय योजना असफल हो गया। यानी 1962 के भारत चीन युद्ध, 1965 के भारत पाक युद्ध और 1965-66 में भीषण सूखा पड़ा था। इसके कारण तृतीय पंचवर्षीय योजना असफल हो गया। 48वां प्रश्न पर चलिए, बोकारो आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब और किसके सहायता से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था? तो देखिए, बोकारो स्टील कंपनी की स्थापना 1964 में रूस के सहायता से हुआ था। रूस के सहायता से याद रखेंगे, रूस के सहायता से हुआ था। और तृतीय पंचवर्षीय योजना में इस स्टील कंपनी, बोकारो स्टील कंपनी की स्थापना किया गया था। 49वां प्रश्न पर चलते हैं, प्रथम योजना अवकाश कब से कब तक चला? देखिए, प्रथम योजना अवकाश 3 पंचवर्षीय योजना लगातार चले। प्रथम, द्वितीय और तृतीय। प्रथम 1951 से 56, दूसरा 56 से 61 और तीसरा 61 से 66 तक चला। लेकिन तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद योजना अवकाश हो गया और यह योजना अवकाश 1966 से 69 तक रहा। 1966 से 69 तक प्रथम योजना अवकाश रहा। 3 बार योजना अवकाश हुआ था, इसमें प्रथम योजना अवकाश 1966 से 69 तक रहा। 50वां प्रश्न पर चलते हैं। इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न है। इस प्रैक्टिस सेट में आप बेरोजगारी और आर्थिक नियोजन को देखें और इस आर्थिक नियोजन का शेष भाग अगले प्रैक्टिस सेट में देखेंगे। तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला? तो 50वां प्रश्न को देखिए, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला? तो आंसर होगा 1969 से 74। 1969 से 74। तो ये था हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रैक्टिस सेट 3 और इस अर्थव्यवस्था के प्रैक्टिस सेट 4 को जल्द ही लेकर के आएंगे। तो वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।